हेलो एवरीवन, वेलकम बच्चों। आप सभी का आपके अपने परिवार फिजिक्स वाला पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज के इस बूस्टर सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं नेताजी का चश्मा। और इस कहानी को लिखा है स्वयं प्रकाश जी ने। बच्चों, ये कहानी परीक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ इम्पोर्टेंस इसका इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ये कहानी बताती है एक आदमी की देशभक्ति को, कैसे एक आम आदमी अपनी देशभक्ति का पालन करता है। तो चलिए हम इस कहानी का रिवीजन करते हैं और समझते हैं कि कैसे हम इसका रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन का जो पैटर्न है वो सेम रहेगा। हम सबसे पहले कहानी का सारांश यानी कि हमारे पाठ का सारांश समझेंगे और फिर समझेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों को। बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चा दो तरीके से काम में आते हैं। पहले तो हमारे माइक्रो कॉन्सेप्ट को समझने के काम में, यानी कि चैप्टर के अंदर जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं उन्हें हम बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से बड़े अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। और इसके बाद आते हैं गद्यांश पद्यांश को हल करने के काम में भी हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न काम में आते हैं। और सबसे अंत में हम समझेंगे प्रश्नोत्तरों को, यानी कि परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं और आ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं कहानी के साथ। कहानी की बच्चों जो शुरुआत है वो शुरू होती है हालदार साहब से। हालदार साहब अपने कामकाज के सिलसिले में एक शहर के कस्बे से गुजरते रहते हैं। और यहाँ जो कस्बा होता है वो कस्बा बहुत ज़्यादा विकसित नहीं होता है, पर मूलभूत सुविधाएं होती हैं। जैसे कि एक लड़कियों का स्कूल है इसी कस्बे में, एक लड़कों का स्कूल है, बाजार भी है, सिनेमा घर भी है और एक नगर पालिका भी है। अब बच्चों, जहाँ नगर पालिका होगी यानी कि जहाँ सामुदायिक सुविधाएं होंगी वहाँ विकास भी होगा, और विकास होगा तो लोगों के अंदर चेतना भी आएगी। तो इसी काम को ध्यान रखते हुए नगर पालिका एक निर्णय लेती है कि हमें जो है ना बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी की प्रतिमा को स्थापित करना है। नेताजी यानी कि सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को स्थापित करना है। और ये निर्णय तो ले लिया जाता है भाई नगर पालिका के द्वारा। अब बात आती है कि नगर पालिका मूर्ति का निर्माण कैसे करे, क्योंकि कस्बे का शहर है, कस्बा है, इसलिए जानकारियों का अभाव है कि अच्छे मूर्तिकार कहाँ मिलेंगे, साथ ही साथ बजट का भी अभाव है। तो भाई मूर्ति का निर्माण हो कैसे। अब ये तो दुविधा वाली बात थी। तो इस दुविधा का निराकरण करते हैं उसी शहर के ड्राइंग मास्टर। वो तय करते हैं कि भाई जो मूर्ति का निर्माण होगा वो ड्राइंग मास्टर के द्वारा करा लिया जाएगा, और जिनका नाम होता है मोतीलाल जी। तो मोतीलाल जी क्या करते हैं कि मूर्ति का निर्माण कर देते हैं और महीने भर में मूर्ति तैयार हो जाती है। और इस प्रकार मूर्ति जो है ना वो चौराहे पर लग जाती है। पर मूर्ति के अंदर एक कमी फिर भी रह जाती है। मूर्ति देखने में तो बहुत सुंदर है और बड़ी ही आकर्षक है, पर एक कमी छोटी सी मूर्ति में रह जाती है। वो कमी यह रह जाती है कि भाई मूर्ति पर चश्मा नहीं होता। नेताजी की मूर्ति तो है पर नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं है। अब जब चश्मा नहीं है तो ये बात देखने में अच्छी तो नहीं लगती है। अब इस कमी को दूर कैसे किया जाए। तो बच्चों, दूर करने के लिए इस कमी को लोग क्या करते हैं कि मूर्ति पर एक काले से मोटे फ्रेम वाला चश्मा लगा देते हैं और इस तरीके से इस मूर्ति की कमी को ढक दिया जाता है। अब बच्चों, यहीं से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। जो मुख्य कहानी इसकी शुरुआत होती है, होता यह है कि जब हवलदार साहब उस रास्ते से गुजरते हैं, उस चौक से गुजरते हैं, तो देखते हैं कि मूर्ति तो भैया संगमरमर की है, पत्थर की है, पर चश्मा रियल है। और मन ही मन सोचते हैं चलो ये भी बहुत खूब है कि लोगों के अंदर कैसे भी देशभक्ति है। तो और हवलदार साहब यहाँ देख कर इस मूर्ति को गुजर जाते हैं। आगे जब हवलदार साहब वापस उसी चौक से गुजरते हैं तो देखते हैं कि भाई मूर्ति का चश्मा बदला हुआ है। तब भी उस बात को वो देखकर कि चलो भाई ठीक है, होता रहता है, एक आध बार ऐसा हो गया होगा, और वो वहां से फिर गुजर जाते हैं। अगली बार जब हवलदार साहब आते हैं तो फिर देखते हैं कि मूर्ति का चश्मा फिर बदला हुआ है। अब भाई हवलदार साहब के मन में कौतूहल आ जाता है कि भाई ये बार बार चश्मा क्यों बदल जाता है, ये क्या कारण है। तो वो सोचते हैं कि अब इसका पता लगाना पड़ेगा कि कैसे मूर्ति का चश्मा बदलता है। तो अगली बार जब हवलदार साहब उस जगह से गुजरते हैं तो पान वाले के पास पहुंचते हैं, पान खाते हैं और पूछते हैं कि भाई एक बात बताओ, ये जो मूर्ति है ना इस पर जो चश्मा है वो बार बार बदल कैसे जाता है, क्या कारण है इसका। तो वो चश्मे वाला, तो वो जो पान वाला होता है वो बताता है कि साहब ये सब जो आप देख रहे हैं ये कैप्टन करता है। जब भी कोई ग्राहक उससे चश्मा मांगने आता है तो वो मूर्ति पे लगा चश्मा दे देता है, और इस तरीके से मूर्ति पर चश्मे बदलते रहते हैं। हवलदार साहब जानकारी तो उनको लग गई कि भाई चश्मा इस तरीके से बदलता रहता है। इससे पहले कि वो पान वाले से कैप्टन के बारे में कुछ और पूछते, पान वाला अपने काम में लग गया और हवलदार साहब भी चलते बने कि भाई चलो ठीक है, अपन जितना हमें जानना था उतना तो पता चल ही गया।
पर उनके मन में जिज्ञासा तो रह गई कि भाई ये कैप्टन है कौन, और वो मन ही मन सोचते रहे कैप्टन के बारे में कि चलो कैप्टन कोई ना कोई महान व्यक्ति होगा, शायद सेना का कोई भूतपूर्व सैनिक हो। तो इस तरीके से वो सोचते रहे। अब जब वहाँ से तो वो चल देते हैं, पर अगली बार जब लौटते हैं तो लौट कर आते हैं और सोचते हैं कि चलो भाई कैप्टन के बारे में और जानकारी निकाली जाए। तो इसी क्रम में होता ये है बच्चों कि पूछते हैं भाई, वो जब वहां से गुजर जाते हैं तो पूछते हैं कि भाई अगली बार पान वाले के पास पहुंचते हैं और पूछते हैं कि ये बताइए ये कैप्टन है कौन, क्या ये आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सैनिक है या कोई और है। तो वो बताता है पान वाला कि अरे साहब वो सैनिक वैनिक कुछ नहीं है, वो तो लंगड़ा है और क्या ही जाएगा फौज में, और आप मुझसे ज़्यादा बात मत कीजिए, वो आ रहा है, पीछे मुड़कर देखिए वो आ रहा है और उससे ही बात कर लीजिए कि क्या स्थिति क्या परिस्थिति है। तो जब कैप्टन को हवलदार साहब देखते हैं तो सोच में पड़ जाते कि यार ये तो बूढ़ा सा मरियल सा आदमी है और ये कैसे, मतलब मैं तो कुछ और ही सोच रहा था और ये तो कुछ और ही निकला। पर वो उनसे बात नहीं करते हैं, वो कैप्टन से बात नहीं करते और अपनी सोच को दबाए चुपचाप वहाँ से चल देते हैं। अब यही क्रम लगभग 2 साल तक चलता है। कैप्टन जो होता है वो चश्मे बदलता रहता है और हमारे जो हवलदार साहब हैं वो हर बार नया चश्मा देखते रहते हैं। तो इस तरीके से इस परिस्थिति में ये समय कटता रहता है, समय चलता रहता है। एक बार लेकिन क्या होता है बेटा, हवलदार साहब ये देखते हैं कि मूर्ति पर कोई भी चश्मा नहीं है और आजू बाजू की दुकानें भी बंद हैं। हवलदार साहब उस समय वहाँ से गुजर जाते हैं, पर जब अगली बार हवलदार साहब उस चौक से गुजरते हैं तो सोचते हैं कि भाई क्या कारण था कि चश्मा नहीं है, आइए पूछ लेते हैं। तो पूछते हैं पान वाले से कि भाई चश्मा क्यों नहीं था, क्या बात है। पान वाला बताता है कि साहब कैप्टन गुजर गया है। और जब ये बात उनको पता चलती है हवलदार साहब को, तो हवलदार साहब बड़े ही शांत तरीके से चुपचाप बिल्कुल सन खड़े रहते कि भाई अब क्या करें। तो पान खाते हैं हवलदार साहब और वहाँ से चल देते हैं, पर मन ही मन सोचते रहते हैं कि भाई इस कौम का क्या होगा, हमारे देश के लोगों का क्या होगा जो देशभक्ति की भावना के प्रति उपेक्षा रख रहे हैं। और ये सोचते हुए वो अपने रास्ते चल देते हैं। अब होता ये है बच्चों कि जब वो वापस उस चौक से गुजरते हैं तो उनके मन में वही छवि रहती है, वही विचार रहते हैं कि यार कैप्टन तो नहीं रहा है और वहाँ जो लोग हैं उनमें भी देशभक्ति की भावना की कमी है, तो चश्मा तो होगा ही नहीं। तो वो कहते हैं अपने ड्राइवर से कि भाई चौक पे मत रुकना, चलो सीधे सीधे चलते रहना, यहाँ से हम पान कहीं और खा लेंगे। पर होता बच्चों वही है कि आदत हमें जिस चीज़ की एक बार लग जाती तो आदत बड़ी मुश्किल में छूटती है। और हवलदार साहब को एक ही आदत थी कि भाई वो जब भी चौक से निकलते थे हमेशा मूर्ति पर नज़र पड़ ही जाती थी। तो इस बार भी जब वो चौक से गुजरे उनकी नज़र पड़ी मूर्ति पर, और जैसे ही नज़र मूर्ति पर पड़ी उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा अरे रोको 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 भाई रोको, गाड़ी रोको। और गाड़ी को तुरंत रुकवाया और बिल्कुल मूर्ति के सामने जाकर खड़े हो गए। जब उनकी नज़र मूर्ति पर पड़ी तो उन्होंने पता है बच्चों क्या देखा कि मूर्ति पर एक सरकंडे का बना चश्मा था। और ये जो चश्मा जो होता है बेटा, सरकंडे का चश्मा निश्चित ही बच्चों ने ही बनाया होगा, क्योंकि बच्चे ही सरकंडे से तरह तरह के खेल खेलते हैं। और उनकी आंखें भर आई बच्चों इस दृश्य को देखकर कि मूर्ति पर एक सरकंडे का चश्मा है, और आंखें भर आई। अब आंखें क्यों भर आई बच्चों, क्योंकि उसके पीछे का कारण ये था कि आज भी देश के बच्चों में देश भावना या देश के प्रति प्रेम की भावना थी। तो इस प्रकार से बच्चों हमने कहानी को समझा। अब हम इस कहानी के मूल अर्थ की बात करते हैं कि ये कहानी कहती क्या है, हमें क्या समझाना चाहती है। तो बच्चों कहानी का मूल अर्थ इस बात को लेकर है कि देशभक्ति प्रकट करने का कोई एक तरीका नहीं होता। हम जहाँ भी हैं, जिस भाव में भी हैं, जिस स्थिति और जिस परिस्थिति में भी हैं, उस स्थिति और परिस्थिति के अनुसार ही हम देश के प्रति अपना प्रेम, अपनी अभिव्यक्ति और देश के प्रति प्रेम भावना को व्यक्त कर सकते हैं। तो बच्चों ये था कहानी का मूल अर्थ जिसको हमने समझ लिया। अब हम बढ़ते हैं आगे और हल करते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो हमें परीक्षा की दृष्टि से काम में आएंगे। तो इसी क्रम में बच्चों हमारा पहला जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है, नेताजी की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई। ध्यान कीजिए, सबसे पहले यही बताया था कि नेताजी की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई। हमारे पास जो विकल्प है उनमें से पहला विकल्प है बाजार में, दूसरा विकल्प है स्कूल में, तीसरा विकल्प है सिनेमा घर के पास और अंतिम विकल्प है चौक पर। तो बच्चों आपको ध्यान आया मूर्ति कहाँ स्थापित की गई थी, नगर पालिका ने कहाँ निर्णय लिया था कि मूर्ति स्थापित करना है। बिल्कुल सही, मूर्ति जो स्थापित करनी थी ना हमको, वो चौक पर स्थापित करनी थी, बाजार के मुख्य चौक पर। तो हमारा जो उचित उत्तर है बच्चों, जो हमारा राइट आंसर है वो है द चौक पर स्थापित करनी थी बच्चों मूर्ति।
आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगले प्रश्न में खास क्या है। प्रतिमा निर्माण का कार्य किसे सौंपा गया? तो हमारे विकल्प कौन कौन से हैं एक बार वो भी देख लेते हैं। पहला विकल्प है पान वाले को, दूसरा विकल्प है हवलदार साहब को, तीसरा विकल्प है मोतीलाल को और चौथा विकल्प है हीरालाल को। तो बच्चों प्रतिमा निर्माण किसे सौंपा गया था? हमारे मास्टर जी को, जो शहर के ड्राइंग मास्टर थे, और इनका नाम था क्या? हीरालाल। तो बच्चों हमारा जो विकल्प क्रमांक सा है, यानी कि जो तीसरा विकल्प है, वो उचित उत्तर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो प्रश्न है, अगला जो विकल्प है उस प्रकार से है, कैप्टन के विषय में हवलदार साहब को किसने बताया? भाई जब हवलदार साहब चौक से गुजरते हैं तो चश्मा बदलते हुए देखते हैं और चश्मा बदलने का कारण पूछते हैं, तो कारण कौन बताता है? ये भी आपको ध्यान रखना है कि कारण कौन बताता है। कभी यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि चश्मा बदलने का कारण कौन बताता है। अभी के विकल्प में हमारे पास देखिए कौन कौन से विकल्प उपलब्ध हैं। तो पहला जो विकल्प है वो है ड्राइवर, दूसरा विकल्प है पान वाला, तीसरा विकल्प है मोतीलाल और अंतिम विकल्प है किसी ने नहीं। तो किसने बताया था भाई? वो किसके पास पान खाते थे? पान वाले के पास। और किससे पूछा था? पान वाले से। तो हमारा उचित उत्तर क्या हुआ बेटा? पान वाला। चलिए आगे बढ़ते बेटा, अगला प्रश्न देखते हैं। और हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार से है कि नेताजी की प्रतिमा पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया? तो हमारे विकल्प इस प्रकार से हैं, चश्मे वाले ने, बच्चों ने, पान वाले ने और हवलदार साहब ने। तो चश्मे वाले ने तो चश्मा ही लगाया था बच्चों, और हमेशा चश्मा वही बदलता था। दूसरा विकल्प है बच्चों ने, तीसरा विकल्प है पान वाले ने। तो पान वाले ने तो हवलदार साहब को बताया था कि चश्मे कौन बदलता है, और हवलदार साहब जो है ना वो कहानी का पात्र हैं, जो पूछते हैं कि भाई ये चश्मे कौन बदलता है। इनके माध्यम से कहानी आगे बढ़ती है। तो हमारा जो उचित उत्तर है वो है बच्चों ने, क्योंकि सबसे अंत में बच्चों ने ही तो सरकंडे का चश्मा लगाया था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है, बिना चश्मे वाली प्रतिमा किसे अच्छी नहीं लगती थी? तो उत्तर देखते हैं और उत्तर को प्राप्त करते हैं कि सही उत्तर कहाँ छुपा हुआ है। पहला जो विकल्प है वो है पान वाले को, दूसरा जो विकल्प है वो है हवलदार साहब, तीसरा विकल्प है कैप्टन को और सबसे अंतिम विकल्प है मोतीलाल को। अब एक बार जरा सोचते हैं कि उचित उत्तर क्या हो सकता है। पहला जो विकल्प है पान वाले को, तो पान वाला तो भाई हंसी उड़ा रहा था ना कैप्टन की, उसका तो ऐसा कोई इंटेंशन था ही नहीं। अब बात करते हैं हवलदार साहब की, तो हवलदार साहब भी उचित उत्तर नहीं है, क्योंकि वो पूछते हैं। और सबसे जो तीसरा व्यक्ति होता है वो कौन होता है? कैप्टन, जो कि चश्मा बदलता है। तो उचित उत्तर कौन हुआ? कैप्टन, क्योंकि उसे ही सबसे पहले मूर्ति अच्छी नहीं लग रही थी बिना चश्मे की। तो इस प्रकार से हमारा जो उचित उत्तर हुआ वो हुआ कैप्टन को, जो मूर्ति अच्छी नहीं लग रही थी। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमारे अगले विकल्प में हमसे पूछा गया है, नेताजी की प्रतिमा में कौन सी कमी रह गई थी? तो देखिए कौन सी कमी रह गई थी। टोपी की कमी रह गई थी क्या? पेन की कमी रह गई थी? वर्दी की कमी रह गई थी? या चश्मे की कमी रह गई थी? तो बच्चों पाठ का नाम ही है नेताजी का चश्मा, तो कमी किस चीज़ की रह गई थी? चश्मे की कमी रह गई थी। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न इस प्रकार से, नेताजी का चश्मा नामक इस कहानी से मूल उद्देश्य क्या है? यानी कि इस कहानी का मूल उद्देश्य क्या है? तो बच्चों देखो, इस कहानी में ना हमें शिक्षा किस चीज़ की मिलती है? हमें शिक्षा मिलती है देश प्रेम की भावना की। तो हमारा जो मूल उद्देश्य हो जाएगा कहानी का, देश प्रेम की भावना हो जाएगा। पर फिर भी हम पढ़ते हैं विकल्पों को और सही उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए पहला विकल्प है नेताजी की मूर्ति के बारे में बताना, दूसरा विकल्प है मानवता का विकास करना, तीसरा विकल्प है कैप्टन के बारे में बतलाना और अंतिम विकल्प है देश प्रेम की भावना का विकास करना। तो हमारा उचित उत्तर हो जाएगा बेटा देश प्रेम की भावना का विकास करना। आइए बढ़ते बेटा आगे। तो देखिए इस कहानी का प्रमुख पात्र कौन सा है? विकल्प है नेताजी की मूर्ति, पान वाला, हवलदार साहब और चश्मे वाला। तो देखिए नेताजी की मूर्ति तो चौक पर लगाई गई थी, तो वो प्रमुख पात्र नहीं हो सकता, क्योंकि वस्तुएं पात्र नहीं होती, कहानी में सजीव चीजें पात्र होती हैं। अब देखिए पान वाला, तो पान वाला बच्चों, पान वाला भी पात्र नहीं है, क्योंकि वो हवलदार साहब को ये बताता है कि चश्मा कौन बदल रहा है, पर वो सहायक पात्र है, मुख्य पात्र नहीं है। दूसरा पात्र है हवलदार साहब, तो हवलदार साहब बच्चों मुख्य पात्र नहीं है, सहायक पात्र हैं, क्योंकि
हवलदार साहब के माध्यम से कहानी आगे बढ़ती है, पर उसके केंद्र में हवलदार साहब नहीं है, चश्मे वाला है। तो हमारा जो उचित उत्तर है वो है चश्मे वाला। आइए बच्चों बढ़ते हैं आगे और अपने अगले विकल्प को देखते हैं कि हमारे अगले प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है। किसने चश्मे वाले पर व्यंग किया? हवलदार साहब ने, पान वाले ने, मास्टर जी ने, या उपरोक्त में से किसी ने नहीं? तो हवलदार साहब ने तो चश्मे वाले को बहुत बाद में देखा था, तो हमारा उचित उत्तर हवलदार साहब नहीं हो सकते। पान वाले ने कहा था कि अरे वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, तो हमारा उचित उत्तर हुआ पान वाला। मास्टर जी ने केवल मूर्ति का निर्माण किया था और इसके बाद कहानी से उनका जो किरदार है वो बाहर हो जाता है, बस उनका किरदार केवल कहानी में मूर्ति का निर्माण करता है। तो बच्चों वो भी उचित उत्तर नहीं है। हमारा जो उचित उत्तर है बच्चों वो है बा। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे और अगला विकल्प देखते हैं। इसी के साथ हमारा अगला विकल्प है कैप्टन कैसा आदमी था? तो देखिए बच्चों कैप्टन के बारे में पूछा गया है। अब विकल्प देख लेते हैं। पहला कैसा है? पहला विकल्प है बूढ़ा और मरियल, दूसरा विकल्प है स्वस्थ और सुंदर, तीसरा विकल्प है काला और थुलथुला, और जो अंतिम विकल्प है वो है अमीर। तो देखिए कैप्टन के विषय में सबसे पहले हवलदार साहब को बताता है पान वाला, और जब पान वाले से हवलदार साहब दोबारा पूछते हैं कि भाई वो कौन सा आदमी है, क्या करता है, तो हवलदार साहब को पान वाला क्या कहता है कि कैप्टन कैसा आदमी है भाई, उससे पूछ लीजिए भाई, वो खुद आ रहा है। और जब वो देखते हैं तो कैप्टन कैसा रहता है? कैप्टन बूढ़ा सा मरियल सा आदमी रहता है। तो हमारा जो उचित उत्तर हुआ वो हुआ ऑप्शन ए, बूढ़ा और मरियल। तो बच्चों इस तरीके से हमने अपने विकल्पीय प्रश्नों को हल कर लिया, यानी कि हमारे जितने विकल्प थे उनको हल कर लिया। अब बढ़ते हैं आगे और हल करते हैं प्रश्नोत्तरों को। बच्चे प्रश्नोत्तर ना इस पाठ के बड़े ही महत्वपूर्ण है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि पहला प्रश्न कौन सा है हमारे पास। हमारा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो बच्चों इसका उत्तर इस प्रकार है, चश्मे वाला एक सरल स्वभाव वाला देश प्रेम की भावना से भरा व्यक्ति था। वह देश एवं देश के शहीदों के प्रति बड़ा सम्मान रखता था, जैसे एक सैनिक रखता है, इसीलिए लोग चश्मे वाले को कैप्टन कहते थे। तो देखो बच्चों कैप्टन जो था वो वैसे तो चश्मे बेचा करता था, पर उसके अंदर देशभक्ति की भावना थी, और इसी भावना के कारण वो मूर्ति पर चश्मे बदला करता था, और जिसे देखकर लोग उसे कैप्टन कहा करते थे। उसकी इस भावना को देखकर लोग उसे कैप्टन कहा करते थे। आइए बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हवलदार साहब के मायूस होने का क्या कारण था? तो देखिए हवलदार साहब जब उस चौक से गुजरते नेताजी की प्रतिमा को देखते थे। कैप्टन की मृत्यु के उपरांत उन्होंने सोचा कि अब नेताजी की प्रतिमा पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि प्रतिमा बनाने वाला नेताजी की प्रतिमा पर चश्मा बनाना भूल गया था और कैप्टन की मृत्यु हो गई थी, इसलिए वो मायूस हो गए थे। अब इस बात को समझ लीजिए बच्चों, होता यह है कि कैप्टन जो होता है वो मूर्ति पर चश्मे बदलता है, पर उसकी हो जाती है मृत्यु, और हवलदार साहब ये सोचते हैं कि अगर कैप्टन की मृत्यु हो गई है तो मूर्ति पर चश्मा कौन रखेगा, यानी कि मूर्ति होगी बिना चश्मे की, क्योंकि बनाने वाला भूल गया है और कैप्टन अब है नहीं। तो इस बात से उन्हें थोड़ी सी मायूसी होती है। आइए बच्चों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जानते हैं कि अगले प्रश्न में क्या है, क्या हमसे पूछा गया है अगले प्रश्न में। तो हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार से है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? उत्तर है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि हमारे देश में देशभक्ति की भावना की कमी नहीं हुई है, बल्कि देशभक्ति की भावना बच्चों में अंकुरित हो रही है, जो इस बात का भी संकेत करती है कि आने वाली पीढ़ियों में देशभक्ति की भावना हमेशा रहेगी। तो बच्चों होता यह है कि हवलदार साहब गुजरते हैं और सोचते हैं कि शायद मूर्ति पर अब चश्मा नहीं होगा, पर इसके विपरीत जब वो उस चौक से गुजरते हैं और मूर्ति को देखते हैं तो देखते हैं कि उस मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा है, जो निश्चित ही बच्चों ने बनाकर ही लगाया होगा। तो उनकी जो आंखें वो भर आती हैं और वो सोचते हैं कि चलो भाई, बच्चों में, हमारी आने वाली पीढ़ी में देशभक्ति की भावना भी है, यानी कि हमारे जो अंदर देशभक्ति की भावना है वो धीरे 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 हमारे आने वाली पीढ़ियों में भी जा रही है और उनमें भी बड़ी प्रबलता के साथ जा रही है। तो बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। हवलदार साहब प्रतिमा को देखकर भावुक क्यों हो गए? तो बच्चों
इसका उत्तर इस प्रकार से है कि हवलदार साहब ने सोचा कि मूर्ति पर चश्मा या प्रतिमा पर चश्मा नहीं होगा, पर प्रतिमा पर चश्मा देखकर वे सोचने लगे कि अभी भी लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना है और ऐसी वैसी भावना नहीं है, वो प्रगाढ़ भावना है। तो इसी बात को सोचकर वो भावुक हो गए। अब अगला प्रश्न है हमारा, वो देख लेते हैं क्या कह रहा है। कैप्टन बार बार नेताजी की प्रतिमा से चश्मे क्यों बदलता था? उत्तर बच्चों इस प्रकार है। कैप्टन एक देशभक्त व्यक्ति था। उसने नेताजी की बिना चश्मे वाली प्रतिमा पर चश्मा लगाया, पर जब भी कोई ग्राहक कैप्टन से ठीक वैसा ही चश्मा मांगता, वह उस ग्राहक को प्रतिमा से बदलकर चश्मा दे देता। इसलिए कैप्टन बार बार नेताजी की प्रतिमा पर चश्मे बदलता था। तो इस प्रकार से बच्चों हमने इस प्रश्न का उत्तर जान लिया है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले प्रश्न को। हवलदार साहब किस बात से दुखी थे बच्चों? तो हवलदार साहब इस बात से दुखी थे कि आजकल के लोगों में देश प्रेम का भाव कम हो रहा है। वे सोच रहे थे कि उस कौम का क्या होगा जो देश की खातिर अपना सब कुछ होम कर देने वालों पर हंसती है और अपने स्वार्थ के लिए बिकने को भी तैयार है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार से है, नेताजी का चश्मा पाठ के माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहता है? तो उत्तर इस प्रकार से बच्चों, नेताजी का चश्मा नामक पाठ के माध्यम से स्वयं प्रकाश जी, अब बेटा स्वयं प्रकाश जी इस चैप्टर के राइटर हैं, यानी कि इस कहानी के लेखक हैं। तो ऐसा अगर आप लिखेंगे थोड़ा सा उत्तर अच्छा हो जाता है, आंसर बढ़िया सा दिखने लगता है कि हाँ बच्चे ने मेहनत की है, पढ़ा है। तो उत्तर इस प्रकार से है कि स्वयं प्रकाश जी वर्तमान की पीढ़ी में देशभक्ति की भावना और ज़्यादा दृढ़ बनाना चाहते हैं। साथ ही साथ उन्होंने इस कहानी के माध्यम से यह बतलाया है कि हम सब अपने कार्य और व्यवहार से देश प्रेम की भावना को बड़ी ही सरलता से व्यक्त कर सकते हैं। तो बच्चों होता ये है, इस कहानी का जो मूल उद्देश्य है या कैप्टन चश्मे वाले से हमें जो सीख मिलती है वो इस तरीके की है कि हम संसार में चाहे कहीं भी रहें और कोई भी काम करें, हम अपने कार्य से अपने व्यवहार से देश प्रेम की भावना को व्यक्त कर सकते हैं। तो ये इस कहानी का मूल उद्देश्य था और साथ ही साथ ये भी उद्देश्य था कि भाई बच्चों में देशभक्ति की भावना बनी रहे और दृढ़ भाव से बनी रहे। पहली बार कैप्टन के विषय में सुनकर हवलदार साहब के मन में कैप्टन के प्रति कैसे विचार आए? तो बच्चों उत्तर इस प्रकार से है, हवलदार साहब ने कैप्टन को कभी नहीं देखा था। पान वाले से कैप्टन के विषय में सुनकर हवलदार साहब के मन में ऐसे व्यक्ति की परिकल्पना उभर गई जिसका व्यक्तित्व हष्ट पुष्ट सैनिकों जैसा हो एवं जो अपने देश एवं देशभक्तों के प्रति श्रद्धा का भाव रखता हो। तो ये बात उभरी जब उन्होंने कैप्टन के विषय में बातें सुनी, यानी पान वाले ने उन्हें बताया कि कैप्टन ये चश्मे बदलता है, तब उनके मन में ऐसे विचार आए कि भाई यह हो ना हो ये कोई ना कोई सैनिक होगा और अपने देश और देश प्रेमियों के प्रति बड़ी ही निष्ठा का भाव रखता होगा। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। हवलदार साहब के मन में कौतूहल क्यों जागा था? हवलदार साहब जब चौक से गुजरते थे तब उन्होंने देखा कि प्रतिमा पर काले रंग का चश्मा था, पर होता यह है बच्चों कि वो जब भी गुजरते थे चश्मा बदल जाया करता था। तो यही बात कि जब भी हवलदार साहब गुजर रहे हैं हर बार चश्मा बदल जाया करता था। तो यही बात उनके मन में एक कौतूहल की भांति जाग गई कि भाई ये चश्मा रोज क्यों बदल जाता है, जब भी मैं यहाँ से गुजरता हूँ तो ये चश्मा क्यों बदल जाता है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर था कि बार बार चश्मा बदल जाना या बार बार चश्मे का बदल जाना ही हवलदार साहब के मन में कौतूहल का विषय था। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न पर। पाठ के आधार पर पान वाले के विषय पर अपने विचार लिखिए, यानी कि पान वाले के विषय में हमें अपने विचार बताने हैं। तो आइए जान लेते हैं कि हम क्या सोचते हैं भाई पान वाले के बारे में और कहानी में क्या कहा गया है पान वाले के बारे में। पान वाला गोलमोल थुलथुले काले शरीर वाला हंसमुख स्वभाव वाला व्यक्ति था जो हमेशा हंसी मजाक वाली बातें किया करता था। उसी व्यक्ति ने हवलदार साहब को प्रतिमा पर चश्मे बदलने का कारण भी बताया था। तो बच्चों इस तरीके से हमने इस प्रश्न को जान लिया। आइए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। तो बच्चों प्रश्न है, कैप्टन चश्मे वाले से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? तो इसका उत्तर है बच्चों इस प्रकार से है, कहानी में कैप्टन
नेताजी की प्रतिमा पर चश्मे बदलता रहता है। सुनने में तो यह बात व्यंग्यपूर्ण लगती है, पर वास्तव में इस प्रकार वह अपनी देशभक्ति का पालन करता है। इस बात से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हम जहां एवं जिस भी परिस्थिति में हों, उसी के अनुकूल रहकर अपनी देशभक्ति का पालन कर सकते हैं। और यही बात तो बेटा कैप्टन चश्मे वाला कर रहा था कि वो चश्मा बदलता था और चश्मा बदलकर बेच दिया करता था, पर नेताजी की मूर्ति को उसने बिना चश्मे के नहीं रहने दिया। तो इस तरीके से वह एक सामान्य व्यक्ति होते हुए भी देश के प्रति अपनी निष्ठा दर्शा रहा था। और ये काम तो हम भी बेटा कर सकते हैं कि हम भी जिस परिस्थिति में, जिस स्थिति में हैं, ध्यान रखें कि हम देश का आदर और देश का सम्मान किस प्रकार बनाए रखते हैं। तो बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न पर। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है, कहानी के आधार पर हालदार साहब में क्या विशेषताएं थीं? तो बच्चों इस प्रश्न में हालदार साहब की विशेषताएं पूछी गई हैं। आइए उत्तर देख लेते हैं। कहानी के आधार पर हालदार साहब में निम्न विशेषताएं देखी जा सकती थी। पहली विशेषता है कि बेटा हालदार साहब जो थे ना, वो बहुत सभ्य व्यक्ति थे, सभ्य और समझदार। तभी तो उन्होंने मूर्ति पर चश्मे को बड़ी ही गंभीरता से लिया कि भाई ये चश्मा बदलता क्यों है। अगली विशेषता क्या थी कि उनके अंदर भी देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। अगर ये भावना ना भरी हुई होती तो वे जो है ना, वो कैप्टन की मृत्यु पर इतने दुखी क्यों होते। और अंतिम जो विशेषता है, यानी कि जो अंतिम विशेषता है वो ये है कि वे बड़े ही जिज्ञासु एवं चिंतनशील प्रवृत्ति के थे। उन्होंने, देखिए बेटा, इस बात का पता है कैसे चलता है? इस बात का पता इस बात से चलता है कि उन्होंने कैप्टन की हंसी नहीं उड़ाई। उन्होंने कैप्टन के भाव को समझा कि एक व्यक्ति है जो देश के प्रति इस प्रकार से अपनी भावना को व्यक्त कर रहा है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने इस चैप्टर का रिवीजन कर लिया और इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। अगले कड़ी में मिलते हैं आगे, तब तक के लिए धन्यवाद।